सभी देशवासियों का स्वागत है। आज आपके बीच एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित है। एक ऐसे समय में जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो एक बॉर्डर पे जहां पाकिस्तान से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था और वहां पर सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, उसके जस्ट बाद चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 27 प्लेसेस के नाम को रीनेम कर दिया। उसका नाम चाइनीज और तिब्बतन लैंग्वेज में रख दिया गया। अब ये जो नाम रीनेम हुआ, उसके पीछे चाइना का क्या प्लान है, चाइना इससे क्या शो करना चाहता है, भारत का क्या स्टैंड है, और इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर है उसके हिस्टोरिकली क्या स्टोरी रही है, उसके पीछे कॉन्फ्लिक्ट का क्या रीजन रहा है, बॉर्डर अभी तक सेटल्ड क्यों नहीं है, वहां पर फुल्ली डिमार्केटेड क्यों नहीं है, क्या पूर्व में प्रयास हुए, अगर प्रयास हुए तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, वर्तमान समय में उसकी क्या स्थिति है, और भविष्य में हम लोग सजेशन क्या ले सकते हैं या लेसन क्या ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो ये जो 27 नाम अभी चाइना के द्वारा रीनेम किया गया है, उसमें से 15 नाम जो है माउंटेन यानी पहाड़ का है, 5 नाम रेसिडेंशियल एरिया का है, 4 नाम आपका पासेस का है, दर्रा जिसको बोलते हैं, 2 नाम नदी का चेंज हुआ है और 1 नाम लेक यानी झील का चेंज हुआ है। अब इसके आगे बढ़े उसके पहले आप थोड़ा सा इस मैप को देखिए, आपको पता चलेगा कि जो चाइना के साथ हम लोगों का बॉर्डर है, आपको इंडिया सीनो रिलेशन कहते हैं इसको, इंटरनेशनल रिलेशन में इंडो चाइना मतलब साउथ ईस्ट एशिया हो जाता है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में सीनो इंडिया में चाइना के साथ का रिलेशन की बात करते हैं। तो अगर आप ईस्टर्न क्षेत्र में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखिएगा, तो वहां पर जो लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। और आपका जो अक्साई चीन वाले रीजन में जो है यानी वेस्टर्न रीजन में है, उसको बोलते हैं, 2 लाइन के बीच कंफ्यूजन है, जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन। इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है और चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है। आगे जाके उस चीज को भी हम लोग देखेंगे। हम लोग हिस्ट्री से चलते हैं कि इंडिया चाइना का जब अगर बॉर्डर डिस्प्यूट देखिएगा तो उसमें आपको तिब्बत को बहुत अच्छे से समझना है। ब्रिटिश इरा में आपको पता है कि इंडिया आजाद हुआ 1947 में और चाइना इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में। उसके पहले दोनों कंट्री ब्रिटिश आप कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत थे, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत में सारे थे। अब हुआ क्या था कि तिब्बत की अगर आप कहानी देखिएगा तो तिब्बत में वहां किंग डायनेस्टी हुआ करते थे 1911 में, जिसका कि आप कह सकते हैं वहां पर उसका पतन हुआ। और 1913 से लेके 1950 तक तिब्बत एक स्वतंत्र कंट्री के रूप में काम किया है। जब 1913 में यह इंडिपेंडेंट हो गया तिब्बत, उसके बाद 1914 ईस्वी में उस समय 4 कंट्री के बीच इंडिया, ब्रिटेन, चाइना और तिब्बत के द्वारा एक शिमला कन्वेंशन होता है। शिमला कन्वेंशन में यह डिसाइड होता है, ये जो मैकमोहन लाइन आप देख रहे हैं, ये मैकमोहन लाइन आपका डिसाइड होता है। इसमें मैकमोहन लाइन जो डिसीजन लिया जाता है वो तिब्बत और ब्रिटेन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो आप कह सकते हैं ध्यान देने वाला बात यह है कि चाइना ने इस ट्रीटी को कभी रेटिफाई नहीं किया और इसी चीज को मानते हुए कि हम इस ट्रीटी को साइन नहीं किए हैं या तिब्बत जो है चाइना का हमेशा पार्ट रहा है, इंडिपेंडेंट नहीं रहा है, यानी हम उसके इंडिपेंडेंस को नहीं मानते। लेकिन 1913 में जब वो इंडिपेंडेंट हो गया था तो आप कह सकते हैं कि वो ट्रीटी जो है एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री ब्रिटेन के साथ लिया हुआ था, तो वो ज्यादा लॉजिकल और ज्यादा रीजनिंग लगता है, बशर्ते कि जो चाइना का क्लेम है कि उस समय भी तिब्बत चाइना का ही पार्ट था। तो ये आपको समझ, यानी तिब्बत को आपको बहुत अच्छे से समझना है। वही चीज आपका अक्साई चीन में भी होगा, तो हम उस पर आएंगे, ठीक है। तो शिमला कन्वेंशन जो है इसके मानने और नहीं मानने को लेकर डिस्प्यूट है। इंडिया शिमला कन्वेंशन में जो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच जो ट्रीटी हुआ और उस मैकमोहन लाइन को ही मानता है।
उसके बाद यहाँ दिक्कत क्या हुआ कि जब रेटिफाई नहीं हुआ, और आप देखिए कि ये हिमालय का रीजन है, ये हिमालय का रीजन होने के कारण जो टोपोग्राफी है, जो वहां का क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं रग्ड टोपोग्राफी होगा, यानी पहाड़ी एरिया है, तो डिमार्केशन प्रॉपरली नहीं है, मतलब जो आप कह सकते हैं सीमांकन है वो प्रॉपर नहीं है, कि जैसे कोई चीज से तार से या वायर से या उस तरीके से नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोगों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा हम लोगों का एक इशू रहता है अक्साई चीन का। ठीक है, हम लोग जो है अक्साई चीन का के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। एक्चुअली में आप अगर देखिए आजादी के पहले ये आपका ब्रिटिश जो एम्पायर है उसका उस समय दो तरीके का क्षेत्र होता था, एक होता था प्रिंसली स्टेट, एक होता था प्रोविंसेस। तो उस समय जम्मू कश्मीर जो है वहां पर डोगरा डायनेस्टी जो गुलाब सिंह के द्वारा जो स्थापित हुआ था, उस डायनेस्टी के रूलर वहां पर एज ए प्रिंसली स्टेट यानी एज ए राजवाड़ा, एज ए आजाद, वो वहां पर काम कर रहे थे, और उसी का प्रांत के रूप में ब्रिटिश के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता। यानी जब आजादी के पहले अगर देखिए 47 इंडिया के केस में, 49 जो है चाइना के केस में, उस समय तिब्बत जो है जम्मू कश्मीर के एक आप कह सकते हैं हिस्से के रूप में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाता था। ये है चाइना का ये क्लेम है कि नहीं, वो जम्मू कश्मीर का पार्ट नहीं होके वो जिनजियांग प्रोविंस का एक पार्ट है। अब यहां पर दो तरीके का चीज है। हुआ ये था कि जम्मू कश्मीर और तिब्बत के बीच एक ट्रीटी 1842 में हुआ, और आगे जाके 1860 में जो है यहाँ पर जॉनसन लाइन जो है ड्रॉ होता है। ठीक है, जॉनसन लाइन, और 1899 में मैकडोनाल्ड लाइन जो है ड्रॉ होता है। अब दोनों लाइन में देखिए डिफरेंस क्या है। जो भी 1860 का जो है उसके हिसाब से जो आपका अक्साई चीन का क्षेत्र है वो इंडिया के ही मतलब जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में पड़ता है, यानी इंडियन टेरिटोरी में पड़ता है। 1899 वाला जो मैकडोनाल्ड लाइन जो है उसके हिसाब से वो जिनजियांग प्रोविंस में पड़ता है। तो इंडिया जॉनसन लाइन को मानता है और चाइना मैकडोनाल्ड लाइन को मानता है। तो ये चीज को लेके डिस्प्यूट जो है अक्साई चीन का होता रहा। अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस तरीके से ये कहानी पूरा चला है। सबसे पहले आप तिब्बत को देखिए, क्योंकि दोनों जो रीजन है उस तिब्बत के एंगल से ही सोचिएगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। अक्साई चीन उस समय का जो आप कह सकते हैं रीजन जो तिब्बत का था वो एज ए जम्मू कश्मीर के एक रजवाड़ा का क्षेत्र के रूप में उसको था, और अरुणाचल प्रदेश भी उसी तरीके से आपका था। अब वहां पर जो चाइना का क्लेम है कि जो तिब्बत साउथ तिब्बत था आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो और जो मैकमोहन लाइन जो आपका हुआ था, जो साइन हुआ तिब्बत और ब्रिटेन के बीच, उसको वो एक्सेप्ट नहीं किया कि वो जो साइन हुआ है मैकमोहन लाइन, तिब्बत ने कोअर्सन में आके किया है, ब्रिटिश एम्पायर के कोअर्सन यानी दबाव में आके किया है, और वो उसके लिए वो सक्षम नहीं था वो ट्रीटी साइन करने के लिए। चाइना उसको साउथ तिब्बत का हिस्सा मानता है और उस ट्रीटी को नहीं मानता है। ठीक है, अब हम लोग तिब्बत की अगर बात करें तो हुआ ऐसा कि जब चाइना आजाद हुआ 1949 में, तो चाइना ने क्या किया, उस पर आपका 1950 में अटैक कर देता है। अब अटैक करने के बाद आप कह सकते हैं कि उसको अपने एनेक्स कर लिया, उसको अपने कब्जे में ले आया। ठीक है, अब उसके बाद इंडिया भी उस समय किसी तरीके का आप कह सकते हैं कि उसके इंटरनल मैटर समझ के वहां पर किसी तरीके का अपना प्रेजेंस नहीं दर्ज कराया गया। ठीक है, और अब शुरुआत में क्या था, तिब्बत एक कुशन के रूप में काम करता, बफर के रूप में काम करता, दो चाइना और इंडिया के बीच में वो बफर रीजन होता। लेकिन जब चाइना ने तिब्बत को कब्जा कर लिया तब तो इंडिया और चाइना का बॉर्डर एडजेसेंट हो गया, उसके नजदीक आ गया। अब इंडिया जो है उसको डायरेक्ट चाइना के कांटेक्ट में आ गया। इंडिया ने शुरू में आपको पता है कि जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनका जो फॉरेन पॉलिसी था वो हिंदी चीनी भाई भाई के आप कह सकते हैं थ्योरी पर वो चलते थे, और उन्होंने बहुत कोर्डियल रिलेशन शुरुआत में चाइना के साथ रखा। इवन कि इंटरनेशनल फोरम पे चाइना का सपोर्ट किए, यूएन में मेंबरशिप के लिए भी उनके द्वारा सपोर्ट किया गया।
यानी एक रिलेशन जो है ट्रस्ट के रूप में दिखाया गया। यद्यपि 1962 में यह जो है एक, आप कह सकते हैं एक विश्वासघात का मतलब हुआ, और वहां पर आपको चाइना ने इंडिया के दोनों साइड, अक्साई चीन या आपका अरुणाचल प्रदेश, दोनों साइड जो है एक साथ फोर्स मूव करके अटैक किया था, यानी 1962 का युद्ध हुआ था। तो जब एनेक्स हो गया तो अब उसके बाद क्या होगा कि इंडिया ने 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ, बहुत फेमस आपका है, आप इसको आईआर में बहुत जगह यूज करते हैं। पंचशील समझौता हुआ, इस समझौते के अंदर इंडिया ने यह मान लिया कि तिब्बत जो है चाइना का पार्ट है, यानी उसका सोवरेन राइट चाइना पे है, ठीक है। साथ ही 5 अन्य बिंदु भी वहां पर डिसाइड हुए, उसमें जैसे कि मान ले बॉर्डर की बात अगर कीजिएगा तो इंडिया और चाइना का यह सम्मत रहा कि हम आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, यानी आपका जो क्षेत्र है उसका हम सम्मान करेंगे, आप मेरा कीजिएगा। दूसरा था कि नॉन एग्रेशन, मतलब हम आपके मतलब मेरा मिलिट्री जो है आपके कंट्री पर किसी तरीके का एग्रेशन अटैक नहीं करेगा और आपका यहां नहीं करेगा। तीसरा था कि हम आपके जो डोमेस्टिक इशू होते हैं, जो इंटरनल जो मैटर्स होते हैं, आपके कंट्री में क्या हो रहा है हम वहां देखने नहीं जाएंगे, आप भी देखने नहीं जाइएगा। चौथा था कि हम लोगों का रिलेशन जो है बराबरी पर रहेगा, इक्वलिटी पर रहेगा, और ऐसा रिलेशनशिप रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को म्यूचुअली जो है बेनिफिट कर सके। एक अंतिम जो पॉइंट था वो था पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी शांतिपूर्वक आप भी रहिए और हम भी रहे। को एग्जिस्टेंस मतलब हुआ साथ में, एग्जिस्टेंस में अस्तित्व, यानी दोनों एक साथ में रहेंगे। ये पंचशील समझौता में हुआ, लेकिन मैटर यहां ही शांत नहीं हुआ ऐसा कि चाइना ने तो तिब्बत को एनेक्स कर लिया, 1954 में पंचशील समझौता भी हो गया, लेकिन तिब्बत का जो बुद्धिज्म का रिलीजन है और जो चाइनीज जो रिलीजन बुद्धिज्म का, उसमें कुछ कुछ माइनर डिफरेंसेस है, और वहां जो उनका प्रैक्टिसेस था, बहुत सारा जो मोनास्ट्री था उसको डिस्ट्रॉय किया गया चाइनीज जो मेन बुद्धिज्म कह सकते हैं, या चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा या उनके द्वारा स्पॉन्सर के द्वारा। अब वहां पर आर्बिट्रेरी ढंग से जो यहाँ के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता था, उनके साथ अत्याचार होता था, टॉर्चर किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और जो भी अगर मान लिया जाए कि तिब्बत का कहना था कि आप हमको जबरदस्ती अपने क्षेत्र में मिलाए हैं, हम जो है हम अगर विरोध करते हैं, तो जो भी लीडरशिप विरोध करता था उसको पॉलिटिकल इम्प्रिजनमेंट कर दिया जाता था, यानी तुरंत उनको जेल डाल दिया जाता था। अब इन सब से उब के या इस तरीके का आप कह सकते हैं कि 1959 में एक अपराइजिंग हुआ, यानी चाइना ने जो 50 में कब्जा कर लिया था उसके विरोध में वहां पर अपराइजिंग हुआ, आंदोलन हुआ। और 1959 में जब हुआ तो चाइनीज जो फोर्सेस थे ऑफकोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, आपका तिब्बत के रीजन में बहुत इजीली कंट्रोल किया, और जो वहां के स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, वो भाग के कह सकते हैं कि इंडिया में शरण लिए, जिसको एसाइलम बोलते हैं। इंडिया ने एसाइलम दिया, यानी एसाइलम देना जैसे कि आप कह सकते हैं शरण देना, यानी कहने का मतलब अगर कोई कंट्री के अंदर आप प्रोटेस्ट या उस तरीके से है वहां से तो दूसरा कंट्री उसको बुरा मान सकता है, लेकिन उसके अलग क्लॉजेज है। तो इंडिया ने कहने का मीनिंग है कि एसाइलम प्रोवाइड किया दलाई लामा को। इसको चाइना के द्वारा यह इस रूप में देखा गया कि आप हमारे यहाँ के इंटरनल जो मैटर्स होता है उसमें आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। दलाई लामा के द्वारा यह भी है था कि वो एक्साइल इन गवर्नमेंट की बात करते थे। तो चाइना ने इसको अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को उसमें आप कह सकते हैं कि दखलंदाजी माना, इंटरफेरेंस मांगा, लेकिन इंडिया का इस तरीके का किसी प्रकार का मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं था। और इसके बीच में 1954 में जब पंचशील समझौता हुआ, आप देखें कि कितना बढ़िया बढ़िया क्लाउज की बात हुआ, लेकिन जो दोनों साइड से नेगोशिएशन हुआ प्रधानमंत्री का और कोरस्पोंडिंग जो चाइनीज काउंटर पार्ट से, बॉर्डर का लाइन कहां होगा उस पर चाइना कभी नहीं बोला। उसके पहले बहुत बार फॉरेन विजिट होता था, तो जब कभी भी बात उठाने की बात किया जाता था तो चाइना का रिस्पॉन्स ऐसा लगता था कि मतलब वो कुछ जवाब नहीं देते थे। तो इसके कारण या बहुत सारा जो उस समय का अगर बहुत सारा अदर बुक्स पढ़िएगा तो उसमें यह बताया जाता कि इन्वेस्टर के द्वारा चाइनीज जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव थे या चाइनीज लीडरशिप के बाद जब इस पर बात करने जाता था
तो स्पष्टता के साथ कुछ नहीं बताते थे, माना जाता था कि मौन सहमति है, यानी कि जो मैकमोहन लाइन है वो लाइन को चाइना एक्सेप्ट करता है। ये मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनके भी मन में यही बात थी, लेकिन बाद में एक घटनाक्रम आगे बढ़ता है, 1959 का भी ये घटना होता है, और फाइनली 1962 में चाइना दोनों साइड, आपका अक्साई चीन वाला रीजन और अरुणाचल प्रदेश का रीजन, दोनों साइड में एक साथ अटैक करता है, क्योंकि इंडिया का जो उस समय का मिलिट्री स्ट्रेंथ था वो रिलेटिवली चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेंथ से कम था, और 1962 में जो है आप कह सकते हैं कि इंडिया को चाइना से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें हुआ ये था, इसका रिजल्ट ये था कि यूनिलेटरल, यानी जब अरुणाचल प्रदेश से जब चाइनीज आर्मी आगे की तरफ बढ़ा तो अचानक एक दिन वो घोषणा चाइना के द्वारा होता है कि वो जो आपका मैकमोहन लाइन है, जो आप कह सकते हैं जहां बॉर्डर है उसके वो पीछे खुद ही चले गए, ठीक है, लेकिन वहां पर उन्होंने अक्साई चीन में जो कब्जा किया उसको कंट्रोल वो रखे रहे। तो ईस्ट इंड पर जो है आपका 1962 का वार जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ये 1962 का रिलेशन आपको पता है। उसके बाद में 1965 और 1971, अगर हम 1962 से आगे की बात करें, ठीक है, 1962 से अगर हम लोग आगे की बात करेंगे तो वहां पर आपको पता है कि 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 71 में भी पाकिस्तान, तो ये पूरा उस पीरियड में पाकिस्तान और चाइना का अच्छा आप कह सकते संबंध था, और इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप चाइना का रहा 62 के बाद बहुत ही खराब रहा। 1980s के बाद अलग अलग जो है प्रयास किए गए और उसको किसी तरीके से मिनिमाइज करने का, बॉर्डर इशू को सोल्व करने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक आपके साथ देखे कि किस तरीके से ये है। अब हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, स्लाइड के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से है। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो आपको हम बताएं कि किस तरीके से जो है कॉलोनियल जो लीजेसी है, जिसके कारण, क्योंकि वो लाइन जो है वो बहुत ही एम्बिगुअस है, और मैकमोहन लाइन को लेकर जो विवाद है इसके कारण ये आपका रहता है। अक्साई चीन के बारे में हम आपको डिटेल से बताएं कि किस तरीके से युद्ध हुआ, तो उसमें आपका अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र से वो तो वापस चले गए, लेकिन अक्साई चीन का जो क्षेत्र है वो उसको बना के रखे। अगर आप इसका इंपोर्टेंस देखे अक्साई चीन का इंपोर्टेंस क्या है ना, कि वहां पर आपका जो सीपैक है, ठीक है, जो सीपैक का लाइन है उसके नजदीक से गुजरता है, ठीक है, जो आपका कसगर से लेकर गदापुर तक जो आपका जाता है, तो ये जो लाइन है उसके बहुत नजदीक से गुजरता है। अक्साई चीन आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही हाई अल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर डेजर्ट एरिया, जब उस समय ब्रिटिश एरिया में भी जब था तो वहां बहुत कम लोग रहा करते थे, मतलब आप कहिए कि अनहैबिटेटेड था, बहुत कम लोग रहते थे, बहुत हाईली पर आप कह सकते हैं वहां पेड़ पौधे नहीं थे, डेजर्ट टाइप का एरिया था। इधर क्या हुआ है कि चाइना ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया कंट्रोल करने के बाद, ठीक है, वहां पर जो है आपका हाईवे बना दिया गया है, जिनजियांग तिब्बत हाईवे जो है उसी रीजन से आपका क्रॉस करता है अक्साई चीन में, यानी चाइना वहां पर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है करता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में अगर आप देखिएगा तो वहां पर चाइना उसको साउथ आपको तिब्बत का पार्ट मानता है, और इंडिया जो है मैकमोहन लाइन को बात जो है मानता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्या कारण है कि जो आप कह सकते हैं जो कारण हम बता रहे हैं आपको कि किस किस कारण से दोनों के बीच जो ये डिस्प्यूट होता था, तो हिस्टोरिकल कारण आप समझ गए। दूसरा जो आपका कारण है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है, इसको लेके भी आपका डिस्प्यूट रहता है। जैसे कि आप 62 में वो पीछे गए तो उसको एक आप कह सकते हैं काल्पनिक लाइन ही है, क्योंकि आपको बताया कि वो कहीं भी उस तरीके से बायर्ड लाइन नहीं था या किसी तरीके से सीमांकन नहीं किया हुआ था, तो एक नोशनल लाइन बना कि हाँ यही लाइन रहा होगा, जिसके इधर चाइना था उसके इधर इंडिया था, तो वो आपका जो है एक रीजन रहा। दूसरा क्या है कि ये जो बॉर्डर है वो म्यूचुअली एग्रीड तो है नहीं, चाइना पीछे गया उस लाइन पर वो रह रहे, इस साइड पर ये रह रहे, तो एक मन में है कि एक्सेप्टेड नहीं है दोनों कंट्री के द्वारा, क्लियर जो है डिमार्केशन नहीं है, दोनों कंट्री के बीच सहमति नहीं है। इसको लेके कभी चाइना बोलेगा कि थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो इंडिया को लगेगा कि चाइनीज इसमें आ गए,
थोड़ा सा इंडियन फोर्सेस अगर अपने क्षेत्र में भी रहेगा तो उसको माना जा सकता है कि वो उसके क्षेत्र में जो है ये कर रहा है। और दूसरा क्या है कि चाइना का एक हैबिट देखिए क्या है कि वो हर बार क्या करता है ना, मैप वो पीरियोडिकली उसको अपडेट करता है, और हर बार वो स्लोली स्लोली उसको कहते हैं कि धीरे धीरे स्टीडली जो है वो अपना क्षेत्र को अधिक जो है उसको बढ़ाते चला जाता है। ठीक है, यानी कि एक बार में वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, मान लिया जाए कि 5 मीटर पहले किया, फिर अगला बार में, यानी वो मैप को मॉडिफाई कर रहा है वो हल्का सा, क्योंकि क्लियर डिमार्केशन है नहीं। अब चाइना अपने मैप, दो टेक्निक चाइना के द्वारा अभी देखिए अपनाया जा रहा है, उसको कहते हैं कि एक तो क्या करता है वो स्लोली स्लोली रीनेम कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है वो अपना मैप पर अपना, आप कह सकते हैं कि स्लोली स्लोली उसको बढ़ा रहा है। अगर 5 साल पहले का चाइना का मैप का देखिएगा थोड़ा अलग रहेगा, फिर अपडेट करेगा फिर अलग रहेगा। 10 साल पहले का देखिएगा तो बिल्कुल अलग रहेगा, कॉलोनियल पीरियड का देखिएगा तो बिल्कुल अलग रहता है। तो ये जो स्पष्ट आपका मैप नहीं है, और उसके कारण भी ये जो है डिस्प्यूट आपका होते रहता है। ठीक है, अब भारत किस पर भरोसा करता है, क्योंकि भारत जो है शिमला कन्वेंशन वाला जो मैटर है उस पर बिलीव करता है। तो भारत जो ब्रिटिश इरा का जो मैप है उसको बिलीव करता है कि ये इसी लाइन को हम मानते हैं, और उस समय का जो है वही इंडिया का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ बॉर्डर इशू का उतना ही कारण नहीं है, आपको पता है कि दुश्मन कोई दूसरा कारण भी करेगा तो आपका कारण बन जाता है। अब जैसे देखिए वर्तमान समय में देखिएगा कि यूएस और चाइना, एक समय में यूएस और यूएसएसआर सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि बड़े कंट्री थे, अगर बाइपोलर वर्ल्ड की बात करें तो वर्तमान समय में दो अगर बड़े कंट्री की बात कीजिएगा तो वो यूएसए है और चाइना है। और ऐसे में भारत जो है आप कह सकते हैं चाइना के डोमिनेंस को रोकने का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं माध्यम बन सकता है। तो साथ ही साउथ चाइना सी में जिस तरीके से 9 डैश लाइन का यूज करते हुए, 9 डैश लाइन जो है चाइना के द्वारा एक इमेजिनरी लाइन खींचा गया, उसमें जो है चाइना या मतलब कि उसमें बहुत सारा जो चाइनीज आपका कह सकते हैं जो क्षेत्र है उसमें अब बहुत सारा आइलैंड जो है, उसमें कुछ इंपोर्टेंट आइलैंड जैसे अस्पाटी आइलैंड है, पारासेल है, स्कॉर्बो है, सब आइलैंड पर कब्जा जता रहा है 9 डैश लाइन का यूज करते हुए। उसमें होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि आपका कब्जा अगर कहीं पर आप दिखाते हैं कोई आइलैंड पर, तो वहां पर जो साउथ चाइना सी में जितना या फिशिंग का है या फिर आप कह सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। ईजेड का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ईजेड बोलते हैं कि सपोज कि किसी कंट्री का जहां बाउंड्री है उससे 200 किलोमीटर तक जितना भी चीज उसमें आएगा उसको आप उस सी के अंदर जितना भी चीज आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो अगर छोटा सा आइलैंड से ज्यादा उसका ध्यान उस पर है कि आइलैंड आ जाएगा अगर चाइना के तहत तो उसका ईजेड लाइन एक्सपेंड हो जाएगा, तो आप समुद्र से अधिक जो है रिसोर्स जो है वो एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत जो है क्वाड के माध्यम से साउथ चाइना सी में उसके एक्सपेंशन को रोकना चाहता है, या साउथ जो एशिया में उसका जो डोमिनेंस है उसको रोकना चाहता है। तो इसका भी आप कह सकते हैं कि आपको इम्पैक्ट जो है इंडिया चाइना के, क्योंकि इंडिया उस ग्रुप का एक आप कह सकते हैं मेंबर है, तो चाइना उस चीज का भी आप कह सकते हैं कि यूज करता है अपने बॉर्डर डिस्प्यूट पर इसको एस्केलेट करने के लिए। उसके बाद एक और क्या कारण है कि दोनों साइड में अगर आप देखिएगा कि मिलिट्री बिल्डअप दोनों साइड में हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोनों साइड बना है। जैसे इंडिया भी देखिएगा तो भारत भी जो है टनल है, रोड है, ठीक है, ये सब का निर्माण किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो है हाईवे बनाया गया है, सेना टनल बनाया गया है, ठीक है, सेला टनल बनाया गया। तो भारत भी बॉर्डर के अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना रहा है और चाइना भी बना रहा था। इसमें हुआ ऐसा है कि दोनों कंट्री के द्वारा ऑल द वे डिफेंसिव है कि हम अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर बॉर्डर एरिया में कोई अपने क्षेत्र में भी करता है तो हर कंट्री दूसरे कंट्री को सस्पिशन के नजर से देखेगा। सपोज कीजिए अगर हाईवे बन रहा है, रोड बन रहा है, तो दूसरा कंट्री उसको इस तरीके से ट्रीट करेगा कि ये फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए या फोर्स के मूवमेंट के लिए ये स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं ताकि जल्दी से इसको कर सक, मतलब उसको मिलिट्री एडवांटेज हो, स्ट्रेटेजिक हो। तो ये एक कंट्री दूसरे कंट्री को एप्रीहेंशन के हिसाब से देखता है।
दूसरा क्या हुआ ना कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, दोनों तरफ गांव भी लोग मतलब कि दोनों साइड से विलेज सेटलमेंट कराया जा रहा है, यानी सिविलियन भी आप कह सकते हैं, और जो लोग हैं उनका यूज किया जा रहा है, क्योंकि यह दिखाया जा सकता है ना कि ये इंडियन लोग हैं, यहाँ पर बरसों से रह रहे हैं। चाइना दिखाने की कोशिश करेगा कि चाइना के लोग इतने दिन से रहने का जो है कोशिश कर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एलएसी के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास बन रहा है, आपका इंफ्रा विलेज जो है वहां पर सेटल हो रहा है। तो ये सब के कारण भी जो है इंडिया और चाइना का जो है आपका डिस्प्यूट रहता है, बाकी टनल वगैरह भी बन रहा है ये सब। एक और रीजन की अगर हम बात करें तो उसमें है, दोनों कंट्री में अभी जो है आप कह सकते हैं नेशनलिज्म का भावना जो है हाई पे है, और दोनों कंट्री में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। चाइना में भी सी जिनपिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है, और इंडिया में भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, बहुत मजबूत पर्सनालिटी है। वो भी, उनका भी कार्यकाल देखिए लंबा रहा है, जन समर्थन है सी जिनपिंग को, और अपने प्राइम मिनिस्टर को भी है, यानी दोनों के पास जो है कह सकते हैं कि पॉपुलर विल है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है। इसका भी इम्पैक्ट जो है आपके बॉर्डर इशू को, कि उस समय जो है बहुत थोड़ा भी कुछ होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दोनों साइड से होगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि दोनों साइड अगर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रहेगा ना, तो नेगोशिएशन में दिक्कत होता है, मतलब कोई भी चीज में डायलॉग के माध्यम से दिक्कत होता है, फिर वहां पर आप कह सकते हैं कि बॉर्डर टेंशन थोड़ा रहता है अगर दोनों साइड से रहता है तो, ठीक है। दूसरा बात है कि अगर लीडर स्ट्रॉन्ग होंगे तो जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट है, डोमेस्टिक जो ओपिनियन होता है, वो भी एक्सपेक्टेड होता है कि जो है बॉर्डर पर किसी भी तरीके का आप थोड़ा भी अगर 1 इंच का भी कुछ होगा तो बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं रिएक्शन एक्सपेक्टेड होता है। और क्योंकि नेशनलिज्म की भावना जितना ज्यादा रहेगा तो डिप्लोमेसी या जो डायलॉग का रास्ता छोड़ के मिलिट्री रास्ता ज्यादा ओपन होता है, तो उसके कारण भी है। अभी 2020 में जो अगर हम लोग रिसेंट की बात करें, रिसेंटली जो अगर बात करें तो उसमें गलवान वैली में आपको क्लैश जो है आपका हुआ, ठीक है। उसके बाद एक और कारण है कि दोनों कंट्री का अगर आप देखिएगा हिस्टोरिकली और कल्चरल, इंडिया के बारे में चाइना कहेगा कि तुम इंपेरियल टाइम्स की बात करता है, उस समय का कोई लीकेड डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे पास नहीं है। उसी तरीके सिमला कन्वेंशन के बारे में जब इंडिया बात करता है तो वो उस तरीके की बात करते हैं कि तुम ब्रिटिश इरा का ये कर दो बिना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और उस तरीके की बात करते हो। तो इसका भी यानी हिस्टोरिकली और जो कल्चरल जो टाइज है वो भी जिस तरीके से रहा है उसका भी आपको इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से इसको सोल्व करने का कभी जो है कोशिश किया गया है। जो भी मैटर्स यहाँ पर रहा, अभी क्या है कि 7 प्लेसेस का जो है नाम चेंज किया गया है, सॉरी 27 प्लेसेस का। लेकिन उसके पहले जो बॉर्डर इशू है इसको सोल्व करने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया है वो हम लोग देखेंगे पूर्व के लीडरशिप द्वारा। देखिए 1960 में क्या हुआ था कि जो चाउ एन लाई जो थे एक प्रपोजल दिए थे, उसका नाम था पैकेज डील। उसमें उन्होंने यह प्रस्ताव दिया था कि अक्साई चीन को इंडिया चाइना का सोवरेंटी एक्सेप्ट कर ले कि वो चाइना का हुआ, और चाइना जो है बदले में अरुणाचल प्रदेश का करेगा। ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हिस्टोरिकली वो दोनों पार्ट जो है इंडिया का पार्ट था, तो इंडिया ने इसको ये कर दिया। उसके बाद 1980s में भी जो है आपको पता है कि 1962 के वार के बाद 1980 तक पूरा रिलेशनशिप खराब रहा, क्योंकि एक जो हिंदी चीनी भाई भाई का एक जो कंसेप्ट था पूरा ब्रेक हुआ था, और 65 में पाकिस्तान और 71 में भी हुआ तो चाइना के द्वारा पाकिस्तान का हेल्प किया गया था। इस कारण से दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही खराब रहा। 1980s के बाद से धीरे धीरे चीजें दोनों लीडरशिप के द्वारा यह कोशिश किया गया कि रिश्तों में थोड़ा सा जो बॉर्डर इशू के अलावा और भी मैटर को इंक्लूड किया जाए ट्रेड के माध्यम से, और उस पर आप कह सकते हैं कि एक सोल्व करने का कोशिश किया गया। तो उसमें आपका अगला एक इम्पोर्टेंट जगह था 1993 का एग्रीमेंट। 1993 में दोनों कंट्री इस बात पर सहमत हो गए कि हम लोग शांति व्यवस्था, पीस एंड ट्रांक्विलिटी को मेंटेन रखेंगे, और हम लोग कभी भी एक दूसरे पर जो है आप कह सकते हैं कि फोर्स का यूज नहीं करेंगे। हम मिलिट्री जो पावर है उसको त्याग करते हैं, और जो कोई भी हमको सॉल्यूशन निकालना होगा वो हम डायलॉग के माध्यम से करेंगे, हम किसी भी प्रकार का फोर्स का यूज नहीं करेंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग के पॉइंट से
आपका, क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर चाइना के द्वारा एग्रीमेंट में बोला गया कि हम किसी भी प्रकार के फोर्स का यूज नहीं करेंगे, पीस एंड ट्रांक्विलिटी बॉर्डर पर रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट। इससे भी आगे आपका जाके 1996 में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो मेजर्स लिए गए वो इससे भी आगे, वहां पर मिलिट्री लेवल पर यह डिसीजन हुआ था कि कोई भी मिलिट्री एक दूसरे को जो है आप कह सकते हैं एग्रेसर नहीं बनेगा, एग्रेसिव रोल नहीं करेगा, यानी अटैक नहीं करेगा। दूसरा होता क्या है कि आपको पता है कि बॉर्डर जो है प्रॉपरली जो है डिमार्केशन नहीं होने के कारण थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप कह सकते हैं कि फायर करेगा जो भी कंट्री को सस्पिशन होगा कि हमारे बॉर्डर में रहा। तो उस समय यह निर्णय हुआ कि कोई भी चीज फोर्स का यूज नहीं करेगा। साथ ही उसमें यह किया गया कि अगर मूवमेंट हो रहा है, फोर्स अगर कहीं पर बॉर्डर में मूवमेंट कर रहा है तो प्री इंफॉर्मेशन देगा ताकि ये कंफ्यूजन जो है वहां पर ना रहे। होता क्या है कि अगर अपने अपने क्षेत्र में कोई सामने वाले को कम्युनिकेशन नहीं है तो वो दिक्कत होता था। तो ये 1996 का भी जो आपका कह सकते हैं जो एग्रीमेंट था, इसमें भी जो डिसीजन लिया गया वो भी यहां तक बहुत अच्छा। एक और डिसीजन लिया गया कि ये जो मैप को लेकर कंफ्यूजन होता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करें और सहमति बनाए कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मेरा पॉइंट है। लेकिन यहीं पर जाके बात जाके हमेशा अटक जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जब बात आती है तो न चाइना उस पर एग्री होता, फिर वही वाली बात हो जाती है कि मैकमोहन लाइन जो है को चाइना मानता नहीं है, इंडिया के द्वारा उसको माना जाता है, तो उस पर सहमति नहीं होने के कारण फिर इस दिशा में नहीं बढ़ पाता। उसी तरीके से अक्साई चीन वाले रीजन में जॉनसन लाइन और मैकडोनाल्ड लाइन वाला मैटर हो जाता है, ठीक है। और तो ये जो है ये कोशिश पूर्व में हुआ है। 2013 में भी बॉर्डर आपका डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो हुआ, लेकिन वहां पर भी सेम ही मैटर हो गया कि किसी भी तरीके से, क्योंकि आप कह सकते हैं कि सहमति नहीं बना, तो उसके कारण जो एलएसी पर जो आपका मैटर रहता है वो उसी तरीके से रहा है। अब उसके बाद भी क्या हुआ है, कुछ और मेजर लिए गए हैं। एक मेजर लिया गया कि जो दोनों बॉर्डर है वहां पर बीपीएम बोलते हैं उसको, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। अब होता है कि 5 जगह ऐसा जो है बनाया गया है, ठीक है, पूरे बॉर्डर में। उस पॉइंट पर दोनों साइड के जो मिलिट्री ऑफिसर, चाहे वो कर्नल हो, ब्रिगेडियर हो, जनरल हो, ठीक है, तो वो वहां जाएंगे, दोनों कंट्री के वो मिलेंगे ताकि जो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं हो। यानी ये प्रयास किए गए हैं इंडिया और चाइना की भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर जो रहता है उसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस देने के लिए कि इस तरीके का चीज नहीं हो। कुछ और चीज भी किया गया, जैसे हॉटलाइन जो है, जब कभी भी युद्ध का मैटर होता है तो आपको पता है कि सिविलियन अथॉरिटी और प्लस जो मिलिट्री अथॉरिटी है इसके बीच भी कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। अब जैसे युद्ध होता है तो मान सेना लड़ने जाती है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबका रोल होता है, क्योंकि सिविलियन कमांड के अंदर जो है काम होता है। आपको पता है आर्म फोर्सेस का हेड जो है आपका प्रेसिडेंट होते हैं, तो कोई भी चीज अगर युद्ध होता है तो उसे इसमें आपका इसका रहता है। तो हॉटलाइन स्थापित किया गया, ठीक है, 6 हॉटलाइन जो है स्थापित किया गया, मिलिट्री कमांडर जो है और रक्षा मंत्री जो है, ताकि थोड़ा भी कुछ डाउट हो तो सिविलियन अथॉरिटी भी के पास तुरंत सूचना जाए, आपस में एक जो डिप्लोमेटिक चैनल है या डायलॉग का जो चैनल है वो खुला हुआ रहे, और वहां पर मैटर जो है आप कह सकते हैं कि एस्केलेट होने के पहले, यानी युद्ध का रूप ले या किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ले, उसके पहले वार्तालाप के माध्यम से ही हम लोग इसको सोल्व कर दें। इसका एक बहुत जो है फेमस आपका एक एग्जाम्पल है, एक सुमोदुरंग चू वैली पर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वहां लगभग 7 साल जो है आपका लंबे प्रयास के बाद बहुत पेशेंटली उसको डील किया गया था डिप्लोमेसी के माध्यम से, और वो मैटर सोल्व हुआ। तो ये भी एक लेसन है कि पास्ट में जो इंडिया ने आपका सुमदोरंग जो आपका मैटर को सोल्व किया था वो भविष्य में भी किया जा सकता। साथ ही उसका भी कोशिश किया गया कि दोनों जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो दोनों के जो डायरेक्टर जनरल होते हैं उसके बीच भी आपका हॉटलाइन रहे और उनके भी मीटिंग का रहे, और उसमें बॉर्डर मीटिंग पॉइंट भी है आपका, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये किया गया। 2024 में अभी क्या निर्णय लिया गया है, जब ये आपका गलवान वैली वाला जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वहां पर फोर्स जो है आपस में इंगेज ना करे, यानी डिसएंगेज करने के लिए, और जो 2020 का जो मैटर हुआ था उसको रिजोल्व करने के लिए यह निर्णय लेगा कि दोनों अपने बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पीछे रहेगा,
और जो पेट्रोलिंग होगा, जो बॉर्डर के हमारे क्षेत्र में कोई नहीं आ गया या चाइना अपने क्षेत्र में देखे कि इंडिया का फोर्स नहीं आ गया, तो वो उसका जो है शेड्यूल्ड टाइमिंग रहेगा कि इस समय जो है पेट्रोलिंग हो, ताकि यानी आप समझने का, अगर आप पूरा क्रक्स अगर समझिएगा इंडिया चाइना वाला का, तो एक तो है कि क्लियर डिमार्केशन नहीं है, और दोनों के मन में एक सस्पिशन, और आगे जाके हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चाइना का इंटेंशन मैटर करता है। चाइना आगे देखा गया कि नाम बदल के मैप धीरे धीरे एक्सटेंड करके किस तरीके से फ्यूचर के लिए एक खतरनाक रणनीति के तहत काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग अभी तक देख लिए कि 2024 में जो गलवान वैली के बाद जो हुआ, पूर्व से प्रयास क्या क्या हुआ, किस तरीके से 1960 में चाओ एंड लाओ का हम लोग देखे कि पैकेज डील, फिर देखे 1993 में जो है एग्रीमेंट में किस तरीके से हुआ कि पीस ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन रखेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे और हम लोग नेगोशिएशन से करेंगे। 1996 में हुआ कि जो किसी भी तरीके का एग्रेशन का यूज नहीं होगा, और फोर्स अगर मूव करेगा तो वो एक दूसरे कंट्री को हम लोग रिपोर्ट करेगा, बताएगा, और मैप एक्सचेंज की भी बात कहा गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग देखे कि किस तरीके से जो है बॉर्डर मीटिंग पॉइंट की बात की गई। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से कमांडर, सिविलियन और जो है फोर्स के बीच जो है हॉटलाइन, ये सब अब हम लोग देखे। रिसेंट का अगर हम लोग बात करें तो अभी जो नाम बदल दिया गया है, इसका देखिए अगर आपका जस्टिफिकेशन क्या है। चाइना अपना वही कह सकते हैं रटा जो पॉइंट है अपने पक्ष से बोलता है कि अरुणाचल जो है साउथ तिब्बत का पार्ट था, और तिब्बत ने जो डील किया, ट्रीटी जो साइन किया, वो वैलिड नहीं है, क्योंकि तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं था। ये चाइना का स्टैंड है, और चाइना ने उस ट्रीटी को कभी भी रेटिफाई नहीं किया है, इसलिए अरुणाचल जो है वो साउथ तिब्बत है और वो चाइना का क्लेम करता है। और क्या कहता है कि हम जो ये नाम कर रहे हैं, ये तो हर कंट्री जो है अपने जगह का कैसे नाम अपने भाषा में स्टैंडर्डाइज करता, हम वही कर रहे हैं। यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज में या वो जो वहां के नेटिव लैंग्वेज में जो है, उसको हम अपने चाइनीज और तिब्बतन लैंग्वेज में देख के हम उसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, ये है। अब एक्चुअली में आप इसको देखिए, ये कहा जाता है, चाइना का एक कहा जाता है ना उसको कि स्लाइसिंग स्ट्रेटजी उसको कहा जाता है, कि उसमें क्या होता है ना कि जैसे कैसे स्लाइस करके धीरे धीरे काटता है। तो चाइना का वही जो है एक तरीके से टेक्नोलॉजी नहीं कर सकते, उसका स्ट्रेटजी करते हैं कि पहले क्या करना है कि बॉर्डर पर हल्का सा थोड़ा सा बढ़ना है, कुछ इंच बढ़े, फिर मैप में कुछ चेंज कर दिए, फिर कुछ का नाम ये कर दिए। उससे देखिए चाइना फायदा क्या लेना चाह रहा कि हम जब कभी टेबल पर बैठेंगे, नेगोशिएशन टेबल पर कभी अगर बैठेंगे, तो बोलेंगे आप देखिए 10 साल पहले का मैप में, हम तो उसी समय से अपने मैप में दिखा रहे हैं, हम इसी समय से इसको हम इस नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि उसको लेजिटिमाइज करने का वो अटेम्प्ट अपने साइड से कर रहे हैं। वो कितना सही है, कितना वो इंडिया उसको आउट, अब हम लोग देखेंगे कि इंडिया जो है किस तरीके से मतलब इसका रेस्पॉन्ड करता है। और ये जो मैप के माध्यम से या उसके माध्यम से आपका रीनेमिंग के माध्यम से जो करता है, उसका चाइना का एक आप कह सकते हैं कि उनका एक प्लानिंग है, एक ऑपरेशन है, उसका नाम है बॉर्डर सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक ऑपरेशन। उसके तहत जहां पर उनको कहीं एग्रेशन करना है, आक्रमण करना है, उसके पहले उसको अपना जो दावा है, वो अपना जो क्लेम है, उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि जब बैठेंगे तो दिखाएंगे कि देखिए मेरे मैप में ये है, मेरा जो है नाम है चाइनीज है, आप इंडिया का कहाँ नाम है इसमें। तो ये उनका आप कह सकते हैं ये स्ट्रेटजी के साथ है। इंडिया ने क्या रेस्पॉन्स दिया? इंडिया ने ये रेस्पॉन्स दिया है कि चाइना का ये जो एक्शन है एक तरीके से बेकार है, वेन है, और पोटेरस को बोलते हैं एब्सर्ड है, यानी किसी तरीके से बिना कोई सोचे समझे, बिना कोई लॉजिक की बात है। और अरुणाचल प्रदेश या जो है वो भारत का आप कह सकते हैं इंटीग्रल यानी कि अभिन्न हिस्सा जो है आपका है। साथ ही वो अभी देखे होंगे कि डिफेंस में आपके फॉरेन जो मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनका स्टेटमेंट आया था कि किस प्रकार से जो है ये जो कदम उठाया गया बिल्कुल ही एब्सर्ड है। और यह भी कहा गया इंडिया के द्वारा कि क्या मैप बदलने से, अगर क्रिएटिव नया मैप बदलने से क्या हकीकत बदल जाएगा, क्या ग्राउंड पर रियलिटी बदल जाएगी?
तो अगर मैप बदलने से तो इंडिया भी बहुत सारा पार्ट चाइना का अपने में दिखा देता है, ठीक है। तो ये इशू है, लेकिन इंडिया जो आप कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबल नेशन इन चीजों को जो है करने से बचता रहा। और जो शिमला कन्वेंशन की बात है या जो जॉनसन लाइन को है उसी को हमेशा दिखाते रहा। तो ये इंडिया का जो है एक स्टैंड जो है आपका रहा है। अब इसके कारण हुआ क्या है कि जो चाइना इसके द्वारा एक चीज और कोशिश कर रहा है, जब ऐसे ही इस तरीके का न्यूज आता तो ग्लोबली ये न्यूज आता है, तो जो ग्लोबल उसका ऑडियंस है, जो ग्लोबल जो लोग हैं उसको दिखाने का कोशिश कर रहा कि ये देखिए मेरे टेरिटोरियल जो है लेजिटिमेसी है, तभी तो हम अपने मैप में कर रहे हैं। और इंडिया हमेशा अपने जो है कार्टोग्राफी के माध्यम से उन चीजों को जो है आपका दिखाते रहता है। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर चाइना का मैप अगर देखिएगा ना तो मात्र जो बॉर्डर है इंडिया के साथ वो 2000 किलोमीटर दिखता है, और इंडिया का अगर मैप देखिएगा तो लगभग 3488 किलोमीटर दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र वो उसमें दिखा देता है, तो उसके कारण लेंथ आपका जो है पूरा कम कर दिया जाता है। उसके बाद यह भी आप उसमें तो पता चलेगा कि पुराना अगर चाइनीज मैप देखिए और नया मैप देखिएगा तो धीरे धीरे वो बॉर्डर जो है शिफ्ट करते हुए जो है ये कर रहा है। और एक तरीके से इसी वो रणनीति का यूज करते हुए भारत के चीजों को आप कह सकते हैं भारतीय क्षेत्र पर वो भविष्य के लिए एक स्ट्रेटजी कह सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ये चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और ये ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम है, इसके पहले भी ये चौथा बार है कि जो है रीनेम किया जाए। पूर्व में भी आपका 2017 में, 23 में, 24 में ये चीज किया जा चुका है, ठीक है। और एक जैसे 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी में पढ़ते हैं तो उसी तरीके से एक 10 डैश लाइन यहाँ पर वो दिखाते हैं चाइना के द्वारा, ठीक है। तो 10 डैश लाइन जो है इसके आधार पर वो भारत और ताइवान जैसे क्षेत्रों को भी वो अपने जो है आप कह सकते हैं कि अपने टेरिटरी का वो हिस्सा दिखाता है, ठीक है। तो चाइना का एक तरीके से ये सब आपका चल रहा है। और इंडिया जो है 2019 में जो आपका जब जम्मू कश्मीर का आप कह सकते हैं धारा 370 के बाद जो चीजें किएगा तो वहां पर जो है आपका स्पष्ट रूप से वो अक्साई चीन हो या फिर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो उसको इंडियन का जो मैप है उसके अंतर्गत दिखाया। इवन काला पानी जिसका नेपाल से विवाद रहता है, अलग दिन कभी चर्चा, तो सारे पार्ट को इंडिया ने अपने मैप में दिखाया। तो चाइना अपने मैप में उसको दिखा रहा है, इंडिया वर्तमान में इसको अपने मैप में दिखा रहा है। अब किस तरीके से डिस्क्रिपेंसी है वो हम लोग चर्चा कर लिए। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो आप समझ सकते हैं कि रीजन में यानी उससे क्या होगा कि अस्थिरता जो है फैल सकता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की बात हम लोग जैसे किए कि 1993 और 96 में क्या क्या संबंध हुआ कि हम लोगों को पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना है और किस तरीके से मिलिट्री फोर्सेस का भी एग्रेशन नहीं करना है, ठीक है, हॉटलाइन का यूज करना है, ठीक है। ये हम लोग सारी बातें चर्चा कर चुके हैं। और उसी तरीके से जो है जो डायलॉग है पॉलिटिकल डायलॉग है या बैक चैनल जो डिप्लोमेसी जिसको बोलते हैं उसको भी हम लोगों को करते रहना है। और बॉर्डर पर जो मीटिंग पॉइंट वगैरह बनाए गए पूर्व में कॉन्फिडेंस बिल्डर को उसको एक्टिवली करते रहना है, ठीक है। ये भी हम लोग चर्चा किए कि सुम दोरांग जो है जिसको लगभग 7 साल के बहुत ही पेशेंसली डिप्लोमेसी का यूज करके सोल्व किया गया, तो उसी तरीके का धैर्य जो है हमको नेगोशिएशन के समय रखना है ताकि जो है उसका पीसफुल जो है नेगोशिएशन हो जाए। ध्यान यह रखना है कि दोनों कंट्री एक बड़े इकोनॉमी है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्लस दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसे में पीसफुल डायलॉग ही जो है समस्या का समाधान जो है हो सकता है। 2024 में पेट्रोलिंग के लिए जो अभी हुआ, अब हुआ क्या कि ये पेट्रोलिंग वाला गलवान वैली के बाद हुआ, अब उसके बाद हुआ कि लोग बॉर्डर से थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएगा, उसके बाद पेट्रोलिंग करते समय शेड्यूल टाइम पर करेगा, और ऊपर से इस तरीके का जो है अभी चाइना के द्वारा कांड कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो एक ट्रस्ट बनता है वो ट्रस्ट फिर टूटने लगता है, और आप कह सकते हैं ये बॉर्डर इशू के लिए अच्छी बात नहीं होता है, ठीक है। और इसका समथिंग कुछ ना कुछ जो है जब तक डिमार्केशन से संबंधित कंक्रीट नहीं होगा ये आपका इशू जो है उस तरीके से चलते रहेगा। हम लोग सलामी स्लाइसिंग टेक्निक की बात किए, जैसे कैसे होता है गाजर काटना है, मूली काटना है तो हल्का सा पहले काट दिया ऐसे ऐसे कर, तो वो पहले वो उसका जो टेक्निक आप कह सकते हैं वो वही वो चाइना के द्वारा कोशिश है कि पहले मैप में हल्का सा दिखा दो, और जब लड़ाई भी होता है चाइना का तो कोशिश होता है कि जैसे सपोज कि ये बॉर्डर है तो पहले हम इतना चले जाएं फिर हल्का सा इतना चले जाएं,
और एक लंबे समय के बाद धीरे धीरे करते करते ही वो बहुत सारा स्टेटस को ही बहुत चेंज हो जाएगा। तो चाइना का यह कोशिश है कि हम धीरे धीरे करते हुए मैप के माध्यम से फिर जो है रीनेमिंग, और जब कभी भी हल्का सा और उसका कोशिश रहता है कि हम युद्ध तक पूरा फुल फ्लेज ना लेके जाए, हल्का सा थोड़ा सा कंट्रोल आगे जाए और वहीं पर रोक दें, और फिर 2 साल 4 साल के बाद उस तरीके का। तो ये उसको टेक्निक जो चाइना के द्वारा अपनाया जाता है उसको सलामी स्लाइसिंग जो है उसको बोलते हैं, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के भी माध्यम से जो है दोनों चीज के द्वारा किया जा रहा है। इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर अपने साइड में डेवलप कर रहा है, वहां भी डेवलप कर रहा है, ये हम लोग जो है चर्चा किए। अब है कि इसका सॉल्यूशन हम लोग अगर सोचने की बात करें तो किस तरीके से जो है, तो पूर्व में हम लोग बहुत अच्छा जो है हम लोग देखे कि किस तरीके से सॉल्यूशन जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के वगैरह से हुआ था। तो इसमें एक सजेशन जो दिया जाता है सामान्य के अलावा कि दोनों के द्वारा जो है ज्वाइंट सर्वे होना चाहिए, और उसके बाद जो मैप का जो है एक फिक्स करके एक सहमति बना के उसका एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि वो क्लियरली रहे कि ये जो है हम लोगों का लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और दोनों सेना के बीच जो है फिर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं हो। जो हॉटलाइन वगैरह बना हुआ उसको जो है अच्छा से यूज किया जा सकता है, जो बीपीएम है उसको भी अच्छा से यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये करंट में अब न्यूज रहता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप घटनाक्रम पर जो है वर्तमान समय में जो भी है उस पर आप ध्यान रखे रहिएगा, और साथ ही इसको उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ जो है एक्सपर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जिस तरीके से चाइनीज हथियार एक्सपोज हुआ पहलगांव वाले अटैक में, तो चाइना का एक कोशिश है कि ध्यान इधर से उधर एक तरीके से करने का, और एक पाकिस्तान को आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट यह सपोर्ट दिखाने का कोशिश, कुछ स्टेटमेंट जैसे पूर्व में दिए गए थे जब अमेरिका के द्वारा ट्वीट हुआ तो वहां पर कुछ चाइना के द्वारा रिस्पॉन्स किएगा। और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चाइनीज जो हथियार हैं या चाइना ने जिस तरीके से शुरुआत में कहीं कुछ नहीं बोला, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को एक स्पेसिफाई करने के हिसाब से उस तरीके से कुछ चीज़ें की जा सकती हैं। तो इस पर नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि ये एक साइड जो है पाकिस्तान से अभी हुआ है, फिर चाइना के भी दूसरे साइड से किसी न किसी तरीके से कर रहा, तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखते रहना। और तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पिछले 2-3 दिन से जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार से नहीं इस चैनल को दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम भविष्य में आपको इसी तरीके के वीडियो से आप लोगों का आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे, और जो मेरे पास नॉलेज है आपके बीच शेयर करते रहेंगे। तो थैंक यू। काइंडली इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो बनाते तो वही उनके लिए एक मेहनत करने का आप कह सकते हैं एक टॉनिक होता है। जो अगर उनका वीडियो अगर सब्सक्राइब ज़्यादा होता है, शेयर ज़्यादा होता है, तो जो आपके लिए मेहनत कोई करते हैं उनका उत्साह ज़्यादा होता, और आपको ज़्यादा उत्साह से ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपके बीच उपस्थित होंगे, ठीक है। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।